दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले स्टेयर नाम की एक जापानीज हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमें शिराइसा नाम की एक एंटिटी के बारे में दिखाया गया था। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और इसलिए आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक और भयानक शैतान की कहानी, जिसका नाम है पीपिंग आई। और ये भी एक ऐसी ही एंटिटी के बारे में है जो अगर किसी को देख लेगी तो वो इंसान मारा जाएगा। इस मूवी का नाम है द स्टेयर और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb ने इसे 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी को 78% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंसफुल और डरावनी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम द स्टेयर मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम यातुरो नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। यातुरो की दोस्त उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर यातुरो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। यातुरो अब घर पहुंचता है और हम देखते हैं कि उसने घर में हर जगह टेप लगा रखी है और सारे छेदों को बंद कर रखा है। यातुरो अब डरते हुए सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती और वो उठ के बैठ जाता है। अब तभी यातुरो देखता है कि उसने एक बक्से में बने हुए छेद को टेप से बंद नहीं किया है और तभी उस छेद के अंदर यातुरो को एक आंख दिखाई देती है और वो चिल्लाते हुए बेड के नीचे छुप जाता है। हम लोग यातुरो के पीछे एक एंटिटी को देख पाते हैं, मतलब यातुरो अब बचने वाला नहीं है। यहाँ से सीन जाता है माशिमा नाम की लड़की पे, जो एक न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी में एडिटर है। माशिमा अपनी जॉब से खुश नहीं थी क्योंकि उसे एक रिपोर्टर बनना था और उसकी कंपनी में सब लोग उसे इग्नोर भी करते थे। इस बारे में माशिमा अपने बॉयफ्रेंड शिंजी से बात भी करती है और शिंजी माशिमा को थोड़ा चीयर अप करता है। अब रात के टाइम माशिमा को अपने बॉस का फोन आता है और माशिमा का बॉस उसे एक न्यूज रिपोर्टर वाला काम देता है। बॉस बोलता है कि अभी अभी एक अपार्टमेंट में एक्सीडेंट हुआ है और क्योंकि सारे रिपोर्टर्स घर जा चुके हैं तो माशिमा को एक्सीडेंट साइट पे तुरंत जाके रिपोर्ट करना होगा। माशिमा अब तुरंत ही एक्सीडेंट साइट पे कैमरा लेके पहुंचती है और उसे पता चलता है कि एक आदमी सीढ़ियों से गिरने की वजह से मारा गया है। अगले दिन न्यूज में ये खबर हर जगह आ जाती है और हमें पता चलता है कि मरने वाला असल में यातुरो ही था और ये न्यूज काजुयो नाम की एक लड़की सुन रही थी जो यातुरो की दोस्त थी। अब शिंजी और माशिमा को डिनर करता हुआ दिखाते हैं, जहाँ पे माशिमा यातुरो की मौत के बारे में ही सोच रही थी और फिर नेक्स्ट डे माशिमा का बॉस उसे पर्सनल टॉक के लिए बुलाता है। माशिमा को उसका बॉस बताता है कि यातुरो की मौत के पीछे कोई मिस्ट्री जरूर है, क्योंकि सीढ़ियों से गिरने के बाद यातुरो का शरीर एक रस्सी की तरह मुड़ गया था और पुलिस को यातुरो के गले में बहुत सारी मिट्टी भरी हुई मिली थी। ये सब जानने के बाद माशिमा इस बात पे रिपोर्ट बनाने की सोचती है और वो जाती है यातुरो के घर पे। अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद माशिमा और काजुयो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, पर माशिमा को देखते ही काजुयो यातुरो के अपार्टमेंट में भाग जाती है। माशिमा काजुयो का पीछा करती है और वो भी अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है, जहाँ पे वो सारे अपार्टमेंट में टेप लगी हुई देखती है और वो चौंक जाती है। माशिमा काजुयो से बोलती है कि वो एक रिपोर्टर है जो बस काजुयो से बात करना चाहती है। काजुयो इसके जवाब में बोलती है कि यातुरो को कोई देख रहा था और तभी माशिमा वहां से चली जाती है क्योंकि उसका फोन आ जाता है। काजुयो को अब यातुरो के घर में डर लगने लगता है और तभी पर्दे पे लगी हुई टेप अपने आप उतर जाती है। काजुयो तुरंत ही डरते हुए टेप को वापस लगाती है और अब वो कमरे में इधर उधर घूमने लगती है। अचानक ही काजुयो की नजर सिंक के खुले हुए छेद पे पड़ जाती है और उसे दिखाई देती है वही खौफनाक आंख। सिंक के अंदर अब अचानक से ही कीचड़ निकलने लगती है जो काजुयो को गंदा कर देती है और काजुयो डरते हुए वहां से भाग जाती है। माशिमा काजुयो के भागने के बाद कंफ्यूज हो जाती है और वो घर के अंदर जाके चेक करती है और उसे घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल मिलता है। इसके बाद माशिमा काजुयो से उसके स्कूल में मिलने जाती है और उसे पता चलता है कि काजुयो बहुत दिन से स्कूल नहीं आई है। काजुयो के क्लास के बच्चों से माशिमा को पता चलता है कि काजुयो अपने दोस्तों के साथ एक अजीब गांव में गई थी, जहाँ पे उन लोगों को कुछ भूत दिखाई दिए थे और तभी से काजुयो ने स्कूल आना बंद कर दिया है।
अब इसके बाद माशिमा जाती है काजुयो के घर, जहाँ पे वो काजुयो की माँ से मिलती है। काजुयो की माँ बताती है कि काजुयो काफी टाइम से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है और तभी कमरे में काजुयो चिल्लाने लगती है। माशिमा और काजुयो की माँ तुरंत ही उसके कमरे में भागते हैं और हम लोग देखते हैं कि काजुयो बुरी तरीके से डरते हुए चिल्ला रही है और उसने भी अपने घर के अंदर हर जगह टेप लगा रखी है। सीन जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे काजुयो की हालत को स्टेबलाइज कर दिया जाता है और रात के टाइम काजुयो माशिमा से बात करने के लिए मान जाती है। काजुयो बताती है कि वो अपने 3 दोस्तों के साथ हाइकिंग पे गई थी और पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते वो लोग 6th माउंटेन पास नाम की एक जगह पे पहुंच गए थे। उस जगह पे उन लोगों को घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी और फिर वो लोग पहाड़ी से उतरकर एक पुराने गांव में पहुंच गए थे। उस गांव में एक मंदिर था जिसके अंदर जाना मना था, पर उसी जगह पे यातुरो और काजुयो को किसी की आंख दिखाई दी थी और वो सब लोग डर के वहां से भाग गए थे। काजुयो बताती है कि अब उसे हर टाइम ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। यहाँ से सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे माशिमा और शिंजी उसी पुराने गांव की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि माशिमा को ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। वो दोनों अब रात होने से पहले एक रिजॉर्ट में पहुंचते हैं और जब उस रिजॉर्ट के ओनर को पता चलता है कि वो दोनों 6th माउंटेन पास पर जा रहे हैं तो उसका मुंह एकदम से उतर जाता है और ये बात माशिमा को थोड़ी अजीब लगती है। अब अगले दिन वो दोनों 6th माउंटेन पास पर पहुंचते हैं, जो काफी ज्यादा सुंदर जगह थी और वहां पे एक टूटा हुआ पत्थर उन दोनों को मिलता है। माशिमा उस जगह की फोटो लेने लगती है पर उसके होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि जिस गांव में काजुयो और उसके दोस्त गए थे वो वहां पे है ही नहीं। उस गांव की जगह वहां पे बस पानी भरा हुआ था और माशिमा पानी की तरफ जाने लगती है, पर तभी शिंजी माशिमा को रोक लेता है। शिंजी माशिमा को पीछे मुड़ने से मना करता है और माशिमा को अपने पीछे से घंटी की आवाज आने लगती है। माशिमा अब पीछे मुड़कर देखती है और उसे दिखाई देती है एक बच्ची जिसकी आंखें डिमोनिक हो जाती है और माशिमा शिंजी को लेकर वहां से भाग जाती है। माशिमा और शिंजी अब वापस घर चले जाते हैं और वो उस पानी की लेक के बारे में इंटरनेट पे सर्च करते हैं। उन दोनों को इंटरनेट से पता चलता है कि उस जगह पे 45 साल पहले लूलेई नाम का एक विलेज था जिसके लोग अचानक से ही गायब हो गए थे। लोगों के जाने के बाद गवर्नमेंट ने पास में ही एक डैम बना दिया था जिससे वो विलेज पानी के अंदर डूब गया था। ये जानने के बाद माशिमा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अगर वो विलेज वहां पे है ही नहीं तो काजुयो और उसके दोस्त उस विलेज के अंदर कैसे पहुंच गए थे। सीन जाता है काजुयो पे, जिसे पीपिंग आई के बारे में बहुत बुरा सपना आता है और वो जाग जाती है। और दूसरी तरफ शिंजी और माशिमा को लूलेई विलेज के बारे में एक किताब मिल जाती है। उस किताब में एक पैराग्राफ में पीपिंग आई के लेजेंड के बारे में लिखा हुआ था, जिसे लूलेई गांव के अंदर मॉन्स्टर माना जाता है। पीपिंग आई के साथ ही साथ उस किताब में द सिक्स्थ किलर नाम के एक लेजेंड के बारे में भी लिखा हुआ था, जिसके हिसाब से जब मुसाफिर लूलेई गांव के अंदर जाते थे तो कुछ लोग मुसाफिरों पे भरोसा नहीं करते थे और इसलिए गांव के लोग मुसाफिरों से पहले तो अच्छे से पेश आते थे, पर रात के टाइम बड़ी ही बेरहमी से मुसाफिरों को मार डालते थे और उनका सामान चुरा लेते थे। सीन जाता है अगले दिन पे, जहाँ पे माशिमा और शिंजी जाते हैं सोइची से मिलने के लिए, जो उस किताब का राइटर है। वो दोनों सोइची से पीपिंग आई और लेलुई विलेज के बारे में पूछते हैं और सोइची बताता है कि वो 50 साल पहले लेलुई विलेज के अंदर गया था। और यहाँ से सीन जाता है पास्ट में हम लोग सोइची को देख पाते हैं जो पहुंचता है उस गांव में और उसका मकसद था द सिक्स्थ किलर लेजेंड के बारे में पता लगाना, क्योंकि इस लेजेंड की कहानी पूरे देश में फैल चुकी थी। सोइची अब गांव के अंदर एंटर करता है, पर वो जिस भी इंसान से गांव में मिलता है वो इंसान डर के वहां से भाग जाता है और सोइची समझ जाता है कि इस गांव के लोग बाहरी लोगों से बहुत ज्यादा डरते हैं। सोइची चलते चलते एक बड़े घर पे पहुंचता है, जहाँ पे उसके पास आता है उस गांव का मैनेजर। बाकी लोगों की तरह वो मैनेजर बिल्कुल भी नहीं डरता और वो सोइची का गांव में वेलकम करता है। सोइची मैनेजर से द सिक्स्थ किलर के बारे में पूछता है और मैनेजर बताता है कि वो लेजेंड बिल्कुल सच है और पुराने टाइम में सच में मुसाफिरों को इस गांव में मार दिया जाता था, पर फिर एक दिन जन्म हुआ पीपिंग आई के श्राप का।
सोइची बताता है कि उसे मैनेजर ने बताया था कि किसी वजह से सिक्स्थ माउंटेन पास वाली जगह पे एक श्राप आ गया है और जो भी उस जगह पे जाता है उसे वो श्राप लग जाता है और उसे एक आंख दिखने लगती है जिसे लोग पीपिंग आई के नाम से बुलाते हैं और जिसको भी वो श्राप लगता है वो इंसान इवेंचुअली मारा जाता है। माशिमा पूछती है कि आखिर ये पीपिंग आई किसकी आत्मा है, पर सोइची को इस बारे में कुछ भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। सीन जाता है हॉस्पिटल में जहाँ पे कजुयो जाग जाती है। अब अचानक ही उसके बिस्तर पे मिट्टी गिरने लगती है और फिर कजुयो देखती है ऊपर की तरफ और उसे एसी की शाफ्ट के अंदर पीपिंग आई दिखाई देती है। कजुयो चिल्लाकर भाग जाती है और वो भागते भागते जंगलों में चली जाती है। जंगलों में कजुयो गिर जाती है और उसे जमीन पे दिखती है पीपिंग आई, पर इस बार वो अकेली नहीं होती क्योंकि अचानक ही जमीन पे कई सारी आंखें खुल जाती हैं और काजुयो बुरी तरीके से चिल्लाती है। अब माशिमा और शिंजी को दिखाते हैं और वो दोनों काजुयो से मिलने ही जा रहे थे, पर तभी काजुयो उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। माशिमा और शिंजी गाड़ी से उतरते हैं पर काजुयो वहां से भागने लगती है और तभी उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। माशिमा चिल्लाती है और काजुयो बुरी तरीके से मारी जाती है और उसका शरीर भी एक रस्सी की तरह मुड़ जाता है। अब अगले दिन माशिमा का ध्यान किसी भी काम पे नहीं लगता और रात के टाइम वो घर पहुंचती है। माशिमा को अपने घर में कुछ अजीब वाइब्स आ रही थी और उसे एक कपबोर्ड के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। माशिमा उस कपबोर्ड को खोलती है जिसके अंदर होती है काजुयो की लाश, जिसे देखकर माशिमा चिल्लाने लगती है। अब तभी वहां पे शिंजी आ जाता है और वो काजुयो को संभालता है। शिंजी कपबोर्ड को भी चेक करता है पर वहां पे कुछ भी नहीं था, पर अब हम लोग समझ जाते हैं कि श्राप शिंजी और माशिमा को भी लग चुका है। शिंजी अब कुछ सोचने लगता है और वो अचानक ही माशिमा को पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। घर के अंदर से अब शिंजी बताता है कि उसे हर जगह पीपिंग आई दिखाई दे रही है और वो नहीं चाहता कि माशिमा के साथ भी ऐसा हो। माशिमा शिंजी को तुरंत ही दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, पर घर के अंदर कोई शिंजी पे हमला कर देता है और शिंजी चिल्लाने लगता है। माशिमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सीन जाता है अगले दिन पे। अगले दिन माशिमा फिर से सोइची के पास जाती है और हमें पता चलता है कि शिंजी अब हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। माशिमा अब सोइची से पीपिंग आई के बारे में फिर से पूछती है और वो बताती है कि अब उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की जान भी खतरे में है। सोइची बोलता है कि अगर तुम मेरे को पहले ही बता देती कि तुम्हारे पीछे पीपिंग आई पड़ी है तो मैं तुम लोगों को पहले ही सच्चाई बता देता। अब सोइची बताता है कि उसे गांव वालों पे भरोसा नहीं था और इसलिए वो रात के टाइम फिर से गांव में गया था और यहाँ से सीन फिर से पास्ट में जाता है। हम लोग पास्ट में सोइची को देख पाते हैं जो गांव के मैनेजर को छुपकर देख रहा था और वो मैनेजर अजीब मंत्र पढ़ रहा था। सोइची को अब एक घंटी की आवाज घर के पीछे से आने लगती है और वो देखता है मैनेजर की बीवी को जो खाना लेके घर के पीछे जा रही थी। सोइची मैनेजर की बीवी का पीछा करने लगता है और वो पहुंच जाता है एक पुराने मंदिर के पास जिसके अंदर मैनेजर की बीवी खाने की प्लेट रखकर चली जाती है। मैनेजर की बीवी के जाने के बाद सोइची मंदिर के अंदर जाता है और वो देखता है कि खाना गायब हो गया है। सोइची को अब जमीन के अंदर कुछ आवाजें आती हैं और उसे जमीन में एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। सोइची अब देखता है कि उस जगह पे असल में एक रास्ता है जो जमीन के नीचे जा रहा है और उस रास्ते का इस्तेमाल करके सोइची एक गुफा में पहुंच जाता है। उस गुफा में सोइची को मिलती है एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम होता है दाहाओ और उसी बच्ची ने खाने को चुरा लिया था। सोइची अब माशिमा को बताता है कि गांव के मैनेजर ने दाहाओ को पास के गांव से चुरा लिया था और मैनेजर दाहाओ की बलि देना चाहता था ताकि पीपिंग आई का श्राप गांव वालों को परेशान ना करे। और इतना ही नहीं, मैनेजर दाहाओ से पहले काफी सारी बच्चियों की बलि दे चुका था श्राप को शांत करने के लिए। अब पास्ट में सोइची दाहाओ से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेली हो, पर तभी सोइची के पीछे बेल बजने लगती है। अब सोइची पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ पे खड़ी होती है पीपिंग आई की आत्मा जो तुरंत ही सोइची को मारने के लिए आगे बढ़ती है। सोइची डर के मारे जमीन पे गिर जाता है पर दाहाओ एक क्रिस्टल चार्म को निकालती है जिसे देखकर पीपिंग आई गायब हो जाती है।
इसके बाद दाहाओ को मैनेजर से बचाने के लिए सोइची उसे अपने साथ ले जाता है, पर मैनेजर को इस बात का पता लग जाता है। सोइची दाहाओ को लेके पूरी रात भागता रहता है और नेक्स्ट डे वो दाहाओ के साथ गांव से बाहर निकल जाता है। और अब क्योंकि पीपिंग आई के श्राप को सैक्रिफाइस नहीं मिलेगा तो वो श्राप पूरे गांव को लग जाता है। अब प्रेजेंट में सोइची बताता है कि इस सब के बाद गांव के लोग मिस्टीरियस तरीके से मरने लगे थे और 2 साल के अंदर वो पूरा गांव खाली हो गया था, जिसके बाद वो गांव पानी के अंदर डुबा दिया गया था। अब सोइची अपना चश्मा हटाता है और माशिमा देखती है कि उसके पास आंखें नहीं है। सोइची बताता है कि वो भी सालों से श्रापित है जब से वो गांव से भागा है, पर उसने बचने के लिए अपनी आंखें फोड़ ली थी और अब वो श्राप सोइची का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। माशिमा सोइची से दाहाओ के बारे में पूछती है, पर दाहाओ बहुत साल पहले ही निमोनिया से मर गई थी और माशिमा को अब ये समझ नहीं आता कि वो शिंजी की जान कैसे बचाए। सीन जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे शिंजी बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसे कहीं भी देखने से डर लग रहा था। शिंजी को अब घंटी की आवाज आने लगती है और उसे एक पंखे के पीछे पीपिंग आई दिखाई देती है। शिंजी अब डर कर भागता है, पर उसके सामने आ जाती है पीपिंग आई, जिसके मुंह से काला पानी निकलने लगता है। शिंजी डर के मारे चिल्लाने लगता है और डॉक्टर्स उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। डॉक्टर शिंजी को बेहोश करने वाले थे, पर शिंजी पागल होके चॉपस्टिक्स को अपनी आंखों में घुसा लेता है और वो खुद की आंखें फोड़कर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। ये खबर सुनते ही माशिमा हॉस्पिटल में पहुंचती है और वो अपने बेहोश बॉयफ्रेंड को देखकर रोने लगती है और डॉक्टर्स उसे संभालते हैं। माशिमा अब जाके एक जगह शांति से बैठ जाती है और अब उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। माशिमा पीछे मुड़कर देखती है और उसे मशीन के अंदर दिखाई देती है पीपिंग आई, जिससे वो डर जाती है। थोड़ी देर डरने के बाद माशिमा खुद को संभालती है और वो पीपिंग आई से पूछती है कि आखिर वो कौन है और वो लोगों से चाहती क्या है। अब तभी पीपिंग आई माशिमा को एक विजन दिखाती है और विजन में माशिमा देखती है एक बच्ची को जो मंदिर के पास खड़ी हुई थी। वो बच्ची माशिमा को बोलती है कि आखिर मेरी मदद कौन करेगा। विजन यहीं पे खत्म हो जाता है और माशिमा समझ जाती है कि पीपिंग आई को मदद चाहिए और माशिमा वापस जाती है सोइची के घर। माशिमा सोइची से वो क्रिस्टल प्रोटेक्शन चार्म ले लेती है और अब वो सीधा जाती है 6th माउंटेन पास की तरफ। माउंटेन पास के ऊपर पहुंचने के बाद माशिमा को पीपिंग आई दिखाई देती है और माशिमा पीपिंग आई को बोलती है कि तुम मुझे अपना दुख बता सकती हो और मैं तुम्हारी कहानी को पूरी दुनिया को सुनाऊंगी। माशिमा पीपिंग आई की तरफ एक कैमरा कर देती है, पर पीपिंग आई को गुस्सा आ जाता है और माशिमा तुरंत ही कैमरा हटा के प्रोटेक्शन चार्म को पकड़ लेती है। पीपिंग आई अब शांत हो जाती है और वो गांव की तरफ जाने लगती है। माशिमा पीपिंग आई का पीछा करती है और वो दोनों पहुंच जाते हैं उस पुराने गांव में। अब इस सीन में पीपिंग आई माशिमा को अपने ओरिजिन की कहानी दिखाएगी और माशिमा ये सब कुछ विटनेस करेगी। माशिमा पीपिंग आई को देखती है जो अपनी माँ के साथ मुसाफिर के रूप में गांव के अंदर पहुंचती है। हमें पता चलता है कि पीपिंग आई का असली नाम है जाओ लिंग और वो अपनी माँ के साथ इस गांव से गुजर रही है। हम लोग जाओ लिंग की माँ के हाथ में वो प्रोटेक्शन चार्म को भी देख पाते हैं और गांव के लोग उन दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार से पेश आते हैं। अब रात हो जाती है और माशिमा देखती है 6 किलर्स को और ये किलर्स द 6th किलर लेजेंड वाले ही लोग हैं। वो लोग घर के अंदर घुस जाते हैं और जाओलिंग और उसकी माँ को मारने लगते हैं। जाओलिंग घर के बाहर मदद मांगने आती है, बट उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। एक किलर जाओलिंग की माँ को घर के बाहर घसीट कर लाता है और उसे कई बार चाकू से स्टैब करता है और जाओलिंग की माँ बुरी तरीके से मारी जाती है और मरने के बाद उसकी माँ का शरीर भी एक रस्सी की तरह मुड़ जाता है। और इस सीन में हम समझ जाते हैं कि पीपिंग आई अपने विक्टिम के शरीर को रस्सी की तरह क्यों मोड़ देती थी। जाओलिंग अपनी माँ को मरता हुआ देखती है, जिसके बाद किलर्स जाओलिंग को भी मार डालते हैं और उसके शरीर को जमीन के अंदर गहराइयों में छुपा देते हैं और उन दोनों के सामान को चुरा लेते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद माशिमा का दिल टूट जाता है और वो जाओलिंग का दर्द समझ जाती है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। माशिमा दुखी होकर जाओलिंग की कब्र के पास जाती है और वो श्रद्धांजलि के रूप में जाओलिंग की माँ का चार्म उसकी कब्र पे रख देती है। अब तभी अचानक ही जाओलिंग का हाथ कब्र में से बाहर निकलता है और माशिमा डर जाती है। जाओलिंग अब अपना सर कब्र से बाहर निकालती है और माशिमा को अपनी माँ कह के बुलाती है।
माशिमा डरते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, पर तभी जाओलिंग डिमोनिक होके माशिमा के पैरों को पकड़ लेती है। जाओलिंग अब माशिमा को अपनी कब्र में खींचने लगती है और वो लगातार उसे अपनी माँ कह के बुला रही थी। माशिमा चिल्लाती रहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, पर जाओलिंग माशिमा को जमीन के अंदर जिंदा ही दफन कर देती है और माशिमा इसी तरीके से मारी जाती है। सीन एक साल आगे शिफ्ट होता है जहाँ पे शिंजी को दिखाते हैं जो एक ब्लाइंड ऑथर बन चुका है और उसने पीपिंग आई नाम की एक बुक को लिखा है। अब रात के टाइम शिंजी अपनी नई किताब पे काम कर रहा था, पर हम उसके पास माशिमा को देख पाते हैं जो पीपिंग आई की तरह दिख रही थी और इसका मतलब जाओलिंग की आत्मा को तो अब शांति मिल गई है क्योंकि उसने अपना दुख माशिमा को ट्रांसफर कर दिया था। पर अब माशिमा बन गई है नई पीपिंग आई और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द स्टेयर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आई नो ये मूवी ज़्यादा डरावनी तो नहीं थी, पर इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो आप लोग सब कुछ फॉलो कर लेना। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।